सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। देखो, अगर 1 लीटर पेट्रोल को अचानक से माचिस दिखा दी जाए तो क्या होगा? एक मैसिव ब्लास्ट होगा। सारी एनर्जी एक ही झटके में हीट और लाइट बनकर निकल जाएगी। एग्जैक्टली और उस एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव काम के लिए ट्रैप करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिल्कुल इम्पॉसिबल है। राइट हम सब जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज उनका फ्यूल है, उनका पेट्रोल एक तरह से। पर प्लांट्स इस फ्यूल को ना ऐसे ब्लास्ट नहीं होने देते। सही बात है, वो उस एनर्जी को बचाकर रखते हैं। हाँ, और यहाँ एक सबसे बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन आता है जो कई नीट एस्पिरेंट्स मिस कर देते हैं। खाना तो बन गया, केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर भी हो गई, लेकिन उस ग्लूकोज को तोड़कर एक्चुअल यूजेबल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, वो भी बिना सेल को डैमेज किए। यही तो ब्यूटी है बायोलॉजी की। सेल के अंदर का जो आर्किटेक्चर है ना, वो इस फ्यूल कंबशन को एक हाईली कंट्रोल्ड मल्टी स्टेप प्रोसेस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में। हाँ बिल्कुल। आज इस डीप डाइव में हम यही समझेंगे कि कैसे प्लांट्स एक्चुअली एनर्जी जनरेट करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ना नीट प्रेपरेशन के लिए बहुत क्रूशियल है। जब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली उस मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं जहां कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, यानी सीसी बॉन्ड्स, राइट? यस, सीसी बॉन्ड्स, उनको ऑक्सीडेशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप ब्रेक किया जाता है। इस प्रोसेस में जिन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है उन्हें हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। अच्छा, तो मतलब ग्लूकोज सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हुआ यहाँ पर। एग्जैक्टली। कार्बोहाइड्रेट सबसे कॉमन सबस्ट्रेट्स हैं, पर जरूरत पड़ने पर प्लांट्स फैट्स और प्रोटीन्स को भी फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। प्लांट सेल्स इस पूरे प्रोसेस को एंजाइम्स की मदद से इतने छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं कि निकलने वाली एनर्जी इजीली ट्रैप हो सके। ट्रैप हो सके मतलब एटीपी के फॉर्म में, है ना? सेल की एनर्जी करेंसी। हाँ, उस एनर्जी को एटीपी के केमिकल बॉन्ड्स में पैकेज कर लिया जाता है ताकि वो आगे लाइफ प्रोसेसेस में यूज हो सके। तो बेसिक आइडिया ये है कि एनर्जी को एक साथ हीट बनकर वेस्ट होने से रोकना है ना? लेकिन अगर रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीडेशन है, जहां जनरली ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और CO2 रिलीज होती है, राइट। तो एक एनाटॉमिकल सवाल मेरे दिमाग में आता है। एनिमल्स के पास तो लंग्स या गिल्स जैसा एक डेडिकेटेड सिस्टम होता है सांस लेने के लिए, पर प्लांट्स के पास तो ऐसी कोई ब्रीदिंग मशीनरी नहीं है। ना उनके पास लंग्स हैं, ना कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। नहीं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये इतना बड़ा बैनियन ट्री या कोई भी बड़ा प्लांट अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करता है बिना किसी सेंट्रल पंपिंग सिस्टम के? वैसे देखा जाए तो एक प्लांट का जो फिजिकल डिजाइन है ना, वो इस प्रॉब्लम को खुद ही एलिमिनेट कर देता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि उन्हें किसी सेंट्रल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत ही नहीं होती। प्लांट का हर एक पार्ट अपनी गैसियस एक्सचेंज की जरूरत खुद हैंडल करता है। एक लीफ से रूट तक या स्टेम तक गैसेस का ट्रांसपोर्ट बहुत ही मिनिमल होता है। ओह, ऐसी। तो मतलब रूट्स अपनी ऑक्सीजन डायरेक्टली सॉइल से ले लेती हैं? बिल्कुल, रूट सॉइल से डायरेक्ट डिफ्यूजन कर लेती हैं। लीव्स और स्टेम्स पर आपने देखा होगा स्टोमेटा होते हैं और बार्क में लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब एयर एक्सचेंज अलाउ करते हैं। राइट। स्टोमेटा और लेंटिसल्स। पर देखें तो पैरेन्काइमा सेल्स की जो लूज पैकिंग होती है ना, उससे एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन जाता है एयर स्पेसेस का, जिससे हवा अंदर तक जा सके। एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली हर लिविंग सेल डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है। प्लांट का बल्क चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके इंटरनल लिविंग सेल्स हमेशा सरफेस के आसपास ही होते हैं। सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। हर सेल अपना इंडिपेंडेंट ब्रीदिंग एपरेटस खुद मैनेज कर रहा है। सही पकड़ा आपने। अब अगर हर सेल के पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों अवेलेबल हैं, तो लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उस फ्यूल को तोड़ना शुरू करना चाहिए। हाँ, अब एक्शन शुरू होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चरल स्टेप यूनिवर्सली ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस। अगर हम एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वर्ड का लिटरल मीनिंग ही अगर देखें तो ग्लाइको मतलब शुगर और लाइसिस मतलब तोड़ना। यस, शुगर की स्प्लिटिंग।
और आपको पता है ग्लाइकोलिसिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे बेसिक और यूनिवर्सल एनर्जी पाथवे है। यूनिवर्सल मतलब सभी में होता है? हाँ, चाहे एक बैक्टीरिया हो जो कंप्लीटली एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहता हो या एक कॉम्प्लेक्स एरोबिक प्लांट सेल हो, ये प्रोसेस सभी के साइटोप्लाज्म में यूनिवर्सली होता है। ओके, साइटोप्लाज्म में ये नीट एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है। राइट। इस पाथवे को डिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट थे, एम्डेन, मायाहॉफ और पार्नाज। इसीलिए इसे EMP पाथवे भी कहा जाता है। EMP पाथवे, कूल। तो इसमें एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है? यहाँ एसेंशियली वही एक 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता पार्शियल ऑक्सीडेशन के थ्रू 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है। ओके, पर अगर मैं इस पूरे 10 स्टेप बायोकेमिकल सीक्वेंस को क्लोजली ऑब्जर्व करूं तो एक अजीब पैटर्न दिखता है यहाँ पर। क्या पैटर्न? इस पूरे सीक्वेंस में ना तो ऑक्सीजन का एक भी मॉलिक्यूल इनपुट की तरह यूज हुआ और ना ही CO2 रिलीज हुई। तो टेक्निकल टर्म्स में ये कंप्लीटली एनारोबिक फेज हुआ ना, चाहे सेल ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में क्यों ना हो। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एक एनारोबिक फेज ही है। पर मैं इन 10 स्टेप्स के मैकेनिज्म को थोड़ा और डीपली समझना चाहता हूँ। मतलब क्या ये सिंपली बस एक ब्रेकडाउन प्रोसेस है या इसमें सेल को कोई एनर्जी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है शुरू में? इसको ना एक बिजनेस की तरह सोचो आप। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए पहले थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है ना? हाँ, सीधे प्रॉफिट तो नहीं मिलता। राइट। तो ग्लाइकोलाइसिस के शुरुआती स्टेप्स में सेल एक्चुअली 2 ATP मॉलिक्यूल्स कंज्यूम करता है ताकि उस स्टेबल ग्लूकोज मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज किया जा सके। अच्छा, मतलब थोड़ा झटका देने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। एग्जैक्टली। फिर जब ग्लूकोज एक बार डिस्टेबलाइज होकर आगे के स्टेप्स में टूटता है तो फाइनल रिएक्शंस में 4 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। ओह, तो 4 बने और 2 शुरू में खर्च हो गए। यस, तो अगर नेट मैथ कैलकुलेट करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से प्योर 2 ATP का नेट गेन मिलता है और ये ATP डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन के इंटरमीडिएट स्टेप्स से बनते हैं। इसीलिए इस मैकेनिज्म को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। जार्गन को थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब सिंपली ये हुआ कि ATP सीधे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की साइट पर ही मिंट हो गया, किसी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ी, है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, एकदम डायरेक्ट एनर्जी यील्ड है ये। और इस नेट 2 ATP के अलावा क्या मिलता है सेल को? इसके अलावा सेल NADH के 2 मॉलिक्यूल्स भी जनरेट करता है। NAD+ एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो ग्लूकोज से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयॉन्स को कैच करके NADH में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, तो फर्स्ट चैप्टर के एंड में हमारे पास 2 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड हैं, नेट 2 ATP हैं और 2 NADH हैं। यस, यही आउटपुट है ग्लाइकोलिसिस का। पर यहाँ एक लिमिटेशन नजर आती है मुझे। सिर्फ 2 ATP से तो एक बड़े मल्टी सेलुलर प्लांट का काम चलेगा नहीं। तो इन 3 कार्बन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स का अब आगे क्या होगा? इनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? देखो, पायरुविक एसिड का आगे का फेट इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पर सेल के आसपास ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, मतलब आगे का रास्ता कंडीशनली डिसाइड होगा। हाँ, अगर टेम्परेरीली ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाए या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो जो कम्प्लीटली एनारोबिक है, तो सेल फर्मेंटेशन का पाथ चूज करता है। फर्मेंटेशन जैसे हमारी मसल्स में भी होता है शायद? बिल्कुल। एनिमल मसल सेल्स हेवी एक्टिविटी के दौरान जब ऑक्सीजन कम होती है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। वहीं यीस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं जहां पायरुविक एसिड एथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। पर फर्मेंटेशन प्रोसेस में तो मुझे एक बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी दिखती है। अगर ग्लूकोज में स्टोर्ड टोटल एनर्जी को देखा जाए तो फर्मेंटेशन उस एनर्जी का शायद 7% से भी कम हिस्सा रिलीज कर पाता है ना? हाँ, 7% से भी कम, बहुत इनएफिशिएंट है। और उसमें से भी सारी एनर्जी ATP में ट्रैप नहीं होती। ऊपर से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जैसे लैक्टिक एसिड या अल्कोहल, वो सेल के लिए डायरेक्टली हैजरस हैं। NCERT क्लियरली स्टेट करती है कि यीस्ट अपने ही बनाए हुए अल्कोहल में पॉइजन हो जाता है अगर कॉन्सेंट्रेशन 13% क्रॉस कर जाए। यस, ये डायरेक्ट NCERT की लाइन है और नीट एस्पिरेंट्स को ये 13% वाला फिगर याद रखना चाहिए। राइट। तो यहाँ एक बड़ा लॉजिकल डिस्कनेक्ट है। अगर ग्लाइकोलिसिस के बाद कोई एक्स्ट्रा ATP जनरेट नहीं हो रहा और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ऐसे बन रहे हैं जो टॉक्सिक हैं,
तो सेल्स फर्मेंटेशन जैसा खतरनाक पाथवे लेते ही क्यों हैं? पायरुविक एसिड बनाकर वही प्रोसेस को हॉल्ट क्यों नहीं कर देता है? ये बहुत ही कॉमन डाउट है। असल में ना फर्मेंटेशन को एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस समझना एक मिसकॉन्सेप्शन है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एटीपी बनाना नहीं है, बल्कि सर्वाइवल है। सर्वाइवल कैसे? देखो, ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल लगता है NAD+, जो इलेक्ट्रॉन्स कैच करके NADH बनता है। अगर ऑक्सीजन ना हो और सेल पायरुविक एसिड पर प्रोसेस रोक दे, तो सेल के अंदर मौजूद सारा NAD+ धीरे धीरे NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओह, और फिर नया NAD+ बचेगा ही नहीं। एग्जैक्टली एक पॉइंट आएगा जब साइटोप्लाज्म में कोई फ्री NAD+ नहीं बचेगा। NAD+ खत्म होने का सीधा मतलब है कि ग्लाइकोलिसिस वहीं रुक जाएगा और वो जो बेसिक 2 ATP मिल रहे थे ना सर्वाइवल के लिए, वो भी बंद हो जाएंगे। और सेल तुरंत मर जाएगा? बाप रे। तो बेसिकली फर्मेंटेशन एक इमरजेंसी रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। हाँ बिल्कुल, उसका मेन काम उस NADH मॉलिक्यूल को वापस ऑक्सीडाइज करना है, उसमें से हाइड्रोजन निकालकर उसे वापस NAD+ में कन्वर्ट करना है, ताकि ग्लाइकोलिसिस का साइकिल चलता रहे। क्या बात है। तो ये एनर्जी बनाने की फैक्ट्री नहीं, बल्कि एनर्जी बनाने वाले इंजन को जाम होने से बचाने का बाईपास मैकेनिज्म है। परफेक्ट एनालॉजी, ये बाईपास है। लेकिन रियलिटी में अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, मतलब वो 38 ATP का जो थियोरेटिकल जैकपॉट होता है जी, वो चाहिए, तो ऑक्सीजन की एंट्री तो एसेंशियल है ना। ऑक्सीजन आएगी तभी बड़ा गेम शुरू होगा। तो यहाँ से रेस्पिरेशन अपने नेक्स्ट फेज में शिफ्ट होता है और अब लोकेशन साइटोप्लाज्म से बदलकर सेल के मेन पावर प्लांट यानी माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। राइट। यस। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करने का स्टेप बहुत प्रिसाइज होता है। साइटोप्लाज्म में बना वो 3 कार्बन पाइरुवेट अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है। सीधा क्रेब्स साइकिल में चला जाता है क्या? नहीं, सीधा क्रेब्स साइकिल में प्रवेश नहीं होता। यहाँ एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है जिसे लिंक रिएक्शन कहते हैं, या टेक्निकली इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। लिंक रिएक्शन, इसमें क्या होता है? इस रिएक्शन में पाइरुवेट से एक कार्बन निकाल लिया जाता है, जो CO2 के रूप में बाहर चला जाता है। साथ ही हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स निकालकर एक NADH मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, तो 3 कार्बन में से एक निकल गया। और इस प्रोसेस के बाद बचता है एक 2 कार्बन कंपाउंड जिसे एसिटाइल CoA कहते हैं। ये मॉलिक्यूल अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीप मैट्रिक्स रिएक्शंस के लिए रेडी है। अगर मैं इस मैकेनिज्म को विजुअलाइज करूं, तो ये ऐसा लग रहा है कि क्रेब्स साइकिल, जिसे TCA साइकिल भी कहते हैं, वो एक एक्सक्लूसिव क्लब है जहां सिर्फ 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स को ही एंट्री मिलती है। इसलिए उस 3 कार्बन पाइरुवेट को क्लब के बाहर ही अपने कार्बन को CO2 बनाकर डोनेट करना पड़ता है ना। बहुत सही वे में समझाया आपने। वो VIP एंट्री सिर्फ 2 कार्बन के लिए है। अच्छा, अब ये 2 कार्बन एसिटाइल CoA मैट्रिक्स में एंटर करता है, वहां इसका क्या होता है? वहां ये एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी OA के साथ फ्यूज हो जाता है। अब 2 + 4 मिलकर एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। इसीलिए इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। वो ऑक्सैलोएसिटाइल CoA बन गया सिट्रिक एसिड। पर मैं इस साइकिल का एक्चुअल फिजिकल गोल समझना चाहता हूँ। ये साइकिल रिपीटेडली इन कार्बन्स को तोड़ क्यों रही है? क्या मोटिव है? इसको ना एक कंट्रोल डेमोलिशन साइट की तरह सोचो, जहां एक पुरानी बिल्डिंग को सेफ तरीके से गिराया जा रहा है। सेल का गोल उस बिल्डिंग का मलबा यानी कार्बन इकट्ठा करना नहीं है। तो सेल का गोल क्या है? सेल का गोल है उस बिल्डिंग के अंदर छुपी हुई वैल्यूएबल वायरिंग और पाइप्स को निकालना। और यहाँ वो वैल्यूएबल चीजें हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन। ओह, आई गेट इट। वो इलेक्ट्रॉन्स निकालना टारगेट है। हाँ, सक्सेसिव स्टेप्स में इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल से एक-एक करके कार्बन एटम्स को डीकार्बोक्सिलेट किया जाता है, जो CO2 बनकर हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन हर बार जब बॉन्ड टूटता है तो रिलीज होने वाली एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स को कैच करने के लिए NAD+ और FAD आते हैं। और वो आकर रिड्यूस हो जाते हैं। एग्जैक्टली, वो रिड्यूस होकर NADH और FADH2 बन जाते हैं। इस पूरे साइकिल के दौरान सिर्फ एक बार डायरेक्ट एनर्जी मॉलिक्यूल यानी GTP बनता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से, जो प्रैक्टिकली ATP के बराबर ही होता है। और आखिर में वो 4 कार्बन कंपाउंड वापस बन जाता होगा? यस, एन में वही 4 कार्बन OAA रीजेनरेट हो जाता है ताकि नया एसिटाइल CoA आकर साइकिल फिर से शुरू कर सके। तो इस डेमोलिशन के एंड तक आते आते हमारी इनपुट और आउटपुट की बैलेंस शीट तो पूरी तरह शिफ्ट हो चुकी है।
ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और उसके सारे कार्बन्स CO2 बनकर हवा में निकल चुके हैं। बिल्कुल सही। लेकिन देखा जाए तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों मिलाकर मुश्किल से 4 डायरेक्ट ATP आए हैं अब तक। सिर्फ 4 ATP। यस। पर हमारे पास एक चीज बहुत हैवी क्वांटिटी में जमा हो गई है और वो है NADH और FADH2। वही तो हमारा मेन ट्रेजर है, राइट। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बैंक के उन चेक्स की तरह हो गए हैं जिनमें लाखों रुपए लिखे हैं पर सेल उन्हें मार्केट में खर्च नहीं कर सकता जब तक उन्हें कैश न कराया जाए। ये एनकैशमेंट प्रोसेस आखिर होती कहाँ और कैसे है? ये सारे चेक्स क्लियर होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ETS प्रेजेंट होता है। ये रेस्पिरेशन का सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे क्रूशियल हिस्सा है। ETS, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? ETS एसेंशियली प्रोटीन्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का एक पाथवे है जिन्हें हम कॉम्प्लेक्सेस I से V तक कैटेगराइज करते हैं। यहाँ का जो प्राइमरी मैकेनिज्म है उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। जो NADH और FADH2 मैट्रिक्स में जमा हुए थे ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ETS के इन कॉम्प्लेक्सेस में इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे किसी रिले रेस में बटन पास होता है, तो हर ट्रांसफर पे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आते हैं। इस एनर्जी का यूज सेल करता क्या है? इस एनर्जी का यूज करके एक फिजिकल फोर्स क्रिएट की जाती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के कॉम्प्लेक्सेस इस एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन्स यानी H+ आयंस को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से बाहर निकालकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फोर्सफुली पंप कर देते हैं। ओके, प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंक दिया जाता है। यस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सिस्टम से आगे बढ़ते हैं और ज्यादा प्रोटॉन्स पंप होते हैं। इस एक्शन का रिजल्ट ये होता है कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मैट्रिक्स के मुकाबले प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन और पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओह, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं। एग्जैक्टली, साइंस की भाषा में इसे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ही कहते हैं। अगर मैं इसे अपने किसी रियल वर्ल्ड सिस्टम से कंपेयर करूं, तो ये मुझे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जैसा मैकेनिज्म लग रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कैसे? देखो, डैम पानी को एक बड़ी हाइट पर पंप करके रिजर्व करता है, जिससे पानी में ह्यूज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना? माइटोकॉन्ड्रिया एग्जैक्टली यही कर रहा है, बस पानी की जगह वहां प्रोटॉन्स हैं। एक तरफ प्रोटॉन्स की भीड़ जमा हो गई है और उनका प्रेशर बहुत हाई है। वो प्रोटॉन्स अब वापस मैट्रिक्स में आने के लिए बेताब हैं ताकि चार्ज बैलेंस हो सके। ये बहुत ही एक्यूरेट और बढ़िया एनालॉजी है। प्रोटॉन्स वाकई में बेताब होते हैं वापस आने के लिए। लेकिन इस रिले रेस के आखिर में उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है जो इन प्रोटॉन्स को पंप करने के बाद अब प्रैक्टिकली अपनी सारी एनर्जी खो चुके हैं? यहाँ फाइनली एंट्री होती है उस टर्मिनल एलिमेंट की जिसके नाम पर एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम पड़ा है, और वो है ऑक्सीजन। आ गया हीरो। हीरो या गुंडा, कुछ भी कह लो। ऑक्सीजन पूरे सिस्टम के एंड में वेट कर रहा होता है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई होती है कि वो सिस्टम से इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पूरी ताकत से पुल करता है। तो मतलब वो फाइनल पुल ही इस प्रोसेस को ड्राइव कर रहा है? यस, यही पुल ETS की इस चेन रिएक्शन को कॉन्स्टेंटली चलाता रहता है। ऑक्सीजन उन आखिरी थके हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, वहां मौजूद 2 प्रोटॉन्स के साथ रिएक्ट करता है और मेटाबॉलिक वाटर यानी H2O का एक मॉलिक्यूल बना देता है। क्या बात है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तो? अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट स्टेप पर अटक जाएंगे, पीछे से नए इलेक्ट्रॉन्स आना बंद हो जाएंगे, प्रोटॉन्स पंप होना रुक जाएंगे और पूरा सिस्टम इंस्टेंटली चोक हो जाएगा। चोक हो जाएगा। ये क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि व्हाई ऑक्सीजन इज लिटरली द ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ। अब वापस उस डैम वाले पानी पर आते हैं। जो प्रोटॉन्स उस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रैप थे, उन्हें वापस मैट्रिक्स में आने के लिए रास्ता कैसे मिलता है? इनर मेम्ब्रेन बिल्कुल इम्पर्मिएबल होती है प्रोटॉन्स के लिए, सिवाय एक स्पेशल चैनल के। इस चैनल को कॉम्प्लेक्स 5 या ATP सिंथेटेज कहते हैं। इसके 2 मेन हिस्से हैं, F0 और F1 है ना? हाँ, एक F0 चैनल जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है और एक F1 हेड जो मैट्रिक्स की तरफ निकला हुआ है। जब ये हाई प्रेशर प्रोटॉन्स इस F0 चैनल के थ्रू फोर्स से वापस अंदर आते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी से F1 हेड किसी टर्बाइन की तरह घूमने लगता है। वाओ, लिटरल मैकेनिकल रोटेशन। यस, लिटरल फिजिकल रोटेशन। इस रोटेशन की एनर्जी को यूज करके एंजाइम ADP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बॉन्ड ऐड कर देता है और बूम, ATP जनरेट हो जाती है, हमारी फाइनल यूजेबल करेंसी। फैसिनेटिंग, एकदम फैक्ट्री की तरह काम चल रहा है।
और नीट एस्पिरेंट्स को यहाँ एक कैलकुलेशन याद रखना जरूरी है। नए एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जब 4 प्रोटॉन्स इस एटीपी सिंथेज से क्रॉस होते हैं तब एक एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। ओके, 4 प्रोटॉन से एक एटीपी। ये मैकेनिज्म वाकई बायोलॉजी के सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स में से एक है, जहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीधा मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होकर केमिकल बॉन्ड्स बना रही है। तो इस पूरे सीक्वेंस के बाद अगर हम फाइनल रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाएं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट एरोबिक ब्रेकडाउन से हमें नेट कितने एटीपी मिलते हैं? थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस दिखाती हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल नेट 38 एटीपी जनरेट होते हैं। अगर नई कैलकुलेशंस और वो 4 प्रोटॉन रेशियो अप्लाई करें तो ये नंबर स्लाइटली एडजस्ट होकर रफली 32 एटीपी के आसपास आता है। यहाँ आपने थ्योरेटिकल वर्ड बहुत कॉन्शियसली यूज किया है। हाँ, क्योंकि ये जो 38 या 32 एटीपी की एब्सोल्यूट मैथ है, ये अज्यूम्स करती है कि सारे प्रोसेसेस एक परफेक्ट अनइंटरप्टेड सीक्वेंशियल ऑर्डर में हो रहे हैं। जैसे पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, उसके बाद क्रेब्स हुआ, फिर ईटीएस हुआ। और कोई स्टेप मिसप्लेस नहीं हुआ। पर रियलिटी में एक सबसे बड़ा अजम्पशन ये है कि इन पाथवेज के इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स को किसी और प्रोसेस में हाईजैक नहीं किया जा रहा है ना? एग्जैक्टली। पर एक्चुअल लिविंग सेल एक हाईली डायनामिक फैक्ट्री होती है। वहाँ एक साथ हजारों रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो अगर प्लांट सेल को मान लीजिए सेल वॉल बनाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए या कोई नया अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करना है, तो क्या ये रेस्पिरेशन पाथवे वहाँ इंटरप्ट हो जाता है? लिविंग सिस्टम्स की यही मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी उनका सबसे बड़ा फीचर है। देखो, रेस्पिरेशन को कन्वेंशनली सिर्फ एक कैटाबॉलिक पाथवे माना जाता था, जिसका काम सिर्फ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है। पर रियलिटी में ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे की तरह फंक्शन करता है। एम्फीबॉलिक पाथवे, इसे थोड़ा सिंपल वर्ड में समझते हैं। एम्फी का मतलब होता है दोनों। इसमें कैटाबॉलिज्म यानी तोड़ना और एनाबॉलिज्म यानी बनाना दोनों पैरेलल चलते हैं। जरूरत पड़ने पर रेस्पिरेशन साइकिल से इंटरमीडिएट कंपाउंड्स निकाल लिए जाते हैं। अगर सेल को लेट्स से फैटी एसिड सिंथेसाइज करने हैं तो वो अचानक से एसिटिल कोवे को रेस्पिरेशन साइकिल से विड्रॉ कर लेगा और उसको एनाबॉलिज्म में डाल देगा। ये कॉन्सेप्ट तो एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। मतलब रेस्पिरेशन एक सिंगल लेन हाईवे नहीं है जहां मॉलिक्यूल सिर्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। ये तो एक बिजी 2-वे स्ट्रीट निकली। सही कहा, 2-वे स्ट्रीट है। जैसी डिमांड होती है मटेरियल, पाथवे से बाहर भी आते हैं और नए कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल हब है। ग्रेट पॉइंट। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं, थोड़ा एनालिटिकल। एक बॉटनिस्ट लैब में एक प्लांट को एनक्लोज करके ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है? सेल के अंदर फिजिकली देखे बिना सिर्फ बाहर की गैस एक्सचेंज मेजर करके क्या ये पता लगाया जा सकता है कि वो प्लांट फ्यूल के रूप में ग्लूकोज जला रहा है या अपने स्टोर्ड फैट्स को यूज कर रहा है? हाँ, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। यहाँ एक मैथमेटिकल टूल काम आता है जिसे रेस्पिरेटरी कोशेंट या सिंपली आरक्यू कहते हैं। इसका लॉजिक इस फंडामेंटल ट्रूथ पर बेस्ड है कि अलग-अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का केमिकल मेकअप अलग होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आरक्यू सिंपली उन गैसेस का वॉल्यूम रेशियो है जो रेस्पिरेशन में एक्सचेंज होती हैं। फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। यानी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसने बाहर निकाली अपॉन कितनी ऑक्सीजन उस सिस्टम ने इनपुट ली। वेरी सिंपल। वेरी सिंपल। अगर प्लांट कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो फॉर्मूला में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए उतने ही CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। तो कार्ब्स का आरक्यू परफेक्टली 1 आता है। ओके, कार्ब्स का 1 हो गया। लेकिन अगर प्लांट फैट्स को फ्यूल के रूप में जला रहा हो, जैसे ट्रिपैलमीटीन, तो क्या होगा? तब सिचुएशन बदल जाती है। फैट्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इंट्रिंसिकली ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए उन्हें आगे तोड़ने के लिए सेल को बाहर से बहुत मैसिव अमाउंट में ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। अच्छा, जब उसको बाहर से एक्स्ट्रा O2 चाहिए तो डिनोमिनेटर यानी ऑक्सीजन कंजम्पशन की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना? और जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो डेफिनेटली फाइनल फ्रैक्शन 1 से कम आएगा। कैलकुलेशन के हिसाब से फैट्स का आरक्यू क्या आता है? फैट्स का आरक्यू रफली 0.7 आता है। और अगर सेल इमरजेंसी कंडीशंस में प्रोटीन्स को फ्यूल की तरह यूज करें तो उनका आरक्यू रफली 0.9 के आसपास होता है।
इस पॉइंट को क्लियर रखना मेडिकल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन है। यस एस्पिरेंट्स, नोट्स बना लें। कार्बोहाइड्रेट्स 1, फैट्स 0.7 और प्रोटीन्स 0.9। वैसे एक और फैसिनेटिंग सिनेरियो दिमाग में आया। अगर फर्मेंटेशन हो रहा हो, यानी कंप्लीटली एनारोबिक रेस्पिरेशन, तब क्या रेशियो निकलेगा? ये इंटरेस्टिंग है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो O2 कंज्यूम ही नहीं होती। इसका सीधा मतलब है मैथमेटिकल फॉर्मूला का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। और डिनोमिनेटर 0। और मैथ्स के बेसिक्स के हिसाब से किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू इन्फिनिटी आती है। फैट्स या प्योर प्रोटीन्स को लिविंग सिस्टम्स में कभी स्टैंडअलोन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह बर्न नहीं किया जाता। एक मिक्सचर होता है जो मेटाबॉलिज्म को चलाता है। बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन। तो आज इस डिटेल्ड डीप डाइव में हमने उस फ्यूल के कंट्रोल्ड कंबशन को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है ना। एक प्लांट सेल के डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर से लेकर ग्लाइकोलिसिस की उस इनिशियल एनर्जी इन्वेस्टमेंट तक, फर्मेंटेशन का वो इमरजेंसी NAD+ रिसाइकलिंग मैकेनिज्म, और आखिर में माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही क्रेब्स साइकिल की डेमोलिशन मशीनरी और ETS के उस इलेक्ट्रोकेमिकल डैम को समझा। हाँ, लगभग सारे मैकेनिज्म्स कवर हो गए। रेस्पिरेशन वाकई में सिर्फ तोड़ने का नाम नहीं, बल्कि सेल के सबसे कॉम्प्लेक्स एम्फीबॉलिक नेटवर्क को रन करने का एसेंशियल इंजन है। मुझे लगता है नीट एस्पिरेंट्स को जब ऐसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है ना, तो उन प्रोसेसेस के बिहाइंड का व्हाई और हाउ समझ में आता है, जिससे फैक्ट्स ऑटोमेटिकली रिटेन होते हैं और रटना नहीं पड़ता। सही बात है, समझना सबसे बड़ा गेम चेंजर है एग्जाम में। इस मेहनत और डीप अंडरस्टैंडिंग से ही कोई भी एस्पिरेंट अपना डिजायर्ड रिजल्ट, यानी एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज अचीव कर सकता है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और पुश करने के लिए आखिर में मैं एक एनालिटिकल थॉट एक्सपेरिमेंट छोड़ना चाहूंगी सबके लिए। हमने देखा कि रेस्पिरेशन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है और ये डे एंड नाइट 24 घंटे चलना चाहिए। हाँ, लिविंग सेल है तो सांस तो लेगा ही। पर प्लांट्स में एक दूसरा प्रोसेस भी होता है, फोटोसिंथेसिस, जो सिर्फ डे टाइम में होता है, जहां उल्टा CO2 कंज्यूम होती है और O2 रिलीज होती है। तो अगर दोनों प्रोसेसेस डे टाइम में एक साथ चल रहे हैं, तो एक ग्रोइंग प्लांट का नेट गैस एक्सचेंज और नेट RQ वैल्यू दिन के वक्त और रात के वक्त थियोरेटिकली किस तरह बिहेव करेंगी। ओह वाओ! अगर प्लांट CO2 प्रोड्यूस भी कर रहा है रेस्पिरेशन में और अपने ही क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज भी कर रहा है, तो बाहर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को रीडिंग क्या मिलेगी? ये सच में ब्रिलियंट फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सोचने वाली बात है। मैं सभी एस्पिरेंट्स को स्ट्रांगली इनकरेज करूंगा कि इस सिनारियो को अपने दिमाग में मैप करें और इस इंटरलिंक कॉन्सेप्ट का जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका ऐसी इंटरलिंक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एनालिसिस लेवल ही आपकी फाइनल रैंक डिसाइड करता है। तो मिलते हैं अगले डीप डाइव में। कीप कनेक्टिंग द डॉट्स, कीप चैलेंजिंग योरसेल्व्स एंड कीप लर्निंग।